हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी का हम लोग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। क्या है? संघीय कार्यपालिका। ठीक है, ये संघीय कार्यपालिका जो है इसका पहला जो वीडियो है हम लोग का, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा 1-2 नंबर क्वेश्चन रहता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये आप जो है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे जो भी हो, वनडे कॉम्पिटिटिव, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको हम लोग जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो जब क्वेश्चन हल करें तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कि संघीय कार्यपालिका क्या है। तो संघीय कार्यपालिका की जो है इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति। जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। ठीक है, अब क्या है कि भारत में सांसदीय व्यवस्था, देखिए इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, भारत में सांसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ये मंत्रिपरिषद किससे होता है? वो सांसद बनता है। ठीक, लोकसभा सांसद। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो जनता जो भी समस्या होता है तो ये जो वो अपने क्षेत्र से जनता द्वारा चुना जाता है। तो वो सब अपना अपना सांसद क्या करता है कि अपने क्षेत्र से जो भी समस्या होता है वो जाके अपना लोकसभा में रखता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो ये आपका राष्ट्रपति है ये तो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। क्यों? ये जो है आपका ये अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक, अतः क्या है कि राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, मेन जो काम है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। ठीक है, चलिए अब आगे है कि आप आगे अब राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में जो है आपका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 में। कितना में? अनुच्छेद 52। और वो संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 53। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 52। ठीक है, अब आपका देखिए कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए कभी भी एग्जाम में पूछ देगा ये पॉइंट कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है कि वास्तविक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके सबसे पहले योग्यता के बारे में जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 58 में। किसमें? अनुच्छेद 58 में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। स्वाभाविक है, कोई विदेशी नागरिक थोड़ी ना आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुका हो। ठीक है, कितना वर्ष? 35 वर्ष। अगर 30 वर्ष होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि चुनाव के समय वह लाभ के पद पर नहीं हो। किस पद पर? लाभ के पद पर। लेकिन ये क्या हो कि अगर वह राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल हो तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि उसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। अब क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है इसकी चर्चा है आपका अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 54 में। इसमें क्या है कि इसमें आपका है कि इसमें राज्यसभा, इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें देखिए निर्वाचित जो जनता द्वारा चुन करके जाते हैं वही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, लोकसभा के सभी सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और देखिए कि राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति कितना है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक तथा
50 अनुमोदक सदस्य होते हैं। अब प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, तो इसमें देखिए, अब मान लीजिए कि ये ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब जाके, जैसे कोई भी, अब मान लो आप ही लोग हैं कि कोई जाके कि नहीं चलो हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा संभव है नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि देखिए आपके सपोर्ट में कम से कम, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें आपको कम से कम 50 सदस्य आपका क्या होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, तो चलिए हम प्रस्ताव रखते हैं। तो इसमें प्रस्ताव जो रखेगा तो कम से कम 50 सदस्य है, जो 50 सदस्य इसके लिए प्रस्ताव रखेगा कि ये आदमी चुनाव लड़ेगा, इसको खड़ा किया जाए, ठीक है, चुनाव में, ठीक है। तो इसमें इसके लिए इसके सपोर्ट में कम से कम इसके जो प्रस्ताव रखेगा कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्य इसके सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये 50 सदस्य मिलकर उसको प्रस्ताव रखेगा कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद ये तो प्रस्ताव रख दिया, अब उसके बाद बोलेगा कि हाँ हाँ ठीक है लड़ेगा, तो उसके लिए भी मतलब जो हाँ में जवाब देने के लिए मतलब हाँ कि ठीक है, हाँ ठीक है ये लड़ेगा, तो उसमें इसके ये 50 लोगों के सपोर्ट में ये 50 लोग भी आना चाहिए, तभी जाके ये राष्ट्रपति के पद के लिए नामित होगा, ठीक है। मतलब ये मतलब निर्वाचन में भाग लेगा, तो ये नामित मतलब जैसे ये 50 सदस्य क्या है, ये 50 सदस्य प्रस्ताव लाएगा कि हाँ मैं ये व्यक्ति ये चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए 50 सदस्य प्रस्ताव लाएगा और 50 सदस्य जो है इसके लिए क्या अनुमोदन करेगा कि हाँ हाँ ठीक है इसको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति कैसे चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे क्या है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक ही बार ही राष्ट्रपति अभी तक बना है। ये एक व्यक्ति ओनली है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2 बार अपने कार्यकाल पूरा किए थे राष्ट्रपति में, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ये राष्ट्रपति में एक से अधिक बार अपने कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो इसकी चर्चा किसमें किया गया है, अनुच्छेद 55 में, ठीक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो आपका उच्चतम न्यायालय, ठीक है। कौन करता है, उच्चतम न्यायालय। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि क्या अगर मान लीजिए कि ठीक है राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है, ठीक है। अब मान लो उन्होंने काम कर लिया, मतलब बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर उसका चुनाव क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो उसका अवैध हो गया, निर्वाचित उसका पद अवैध हो गया। तो क्या उसके द्वारा जो कार्य किया गया, क्या वो कार्य अवैध हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, तो नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने इसमें हम पहले ही बता दिए हैं कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक, वो ये जो है संघीय कार्यपालिका का वो नाममात्र प्रधान होता है, ठीक। वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री जो भी कार्य किया है वो अपने सोच विचार से किया है, तब जाकर लास्ट में उसको देता है राष्ट्रपति को, ये इसमें जाके आप इसको पास कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जाके उसमें अपने सोच विचार से अपने बहुत तरीके से मतलब लोकसभा में जाकर पास करके जब क्लियरिटी हो जाता है, तब उसके बाद सबसे लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या है, कुछ नहीं, जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, मंत्रिमंडल बोलेंगे, वो सारा काम वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देखेंगे इसी का, राष्ट्रपति वाला चैप्टर। संघीय कार्यपालिका अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बाकी देखिए हम तो उम्मीद किए हैं कि मतलब अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं। बाकी अगर आप लोग को कुछ इस चैप्टर से डाउट हो, मतलब जितना भी पढ़ाए हैं, तो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसका भी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।